सबको प्रणाम है। हम लोग आज वैदिक काल पढ़ रहे हैं ना। ये आगामी बीपीएससी पीटी के लिए हम लोग विशेषकर फोकस कर पढ़ रहे हैं। ऐसे आपका पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और भी हम लोग वैदिक काल पर सीरीज बनाएंगे। फिलहाल देखिए, मैं बार बार बताता हूं कि मैप के साथ स्टडी करना है आपको, ठीक है। एटलस में मैप दिया हुआ है, एनसीईआरटी की किताब में ये मैप दिया हुआ है, तो मैप आप किताब से एनसीईआरटी से इकट्ठा कीजिए, एक अपना फाइल बनाइए और उसमें सारा मैप रखिए और मैप के साथ स्टडी कीजिए, ठीक है। केवल लूसेंट पढ़ने से या केवल ऐसे ही नोट्स बनाने से नहीं होगा। नोट्स बनाना है इसके साथ। देखिए, ये भारत में आर्य जहां पहले आए थे, ठीक है। ऋग वैदिक काल की शुरुआत जैसा कि आपको पता है कि 1500 बीसी से 1000 बीसी से ऋग्वेद का काल हुआ और 1000 बीसी से 600 बीसी का काल उत्तर वैदिक का काल हुआ, ठीक है। और आपको जैसा कि सभी को जानकारी है, यही जो स्थल है हड़प्पा की सभ्यता यहाँ विकसित हुई है। और हड़प्पा की सभ्यता जब 1800, 1750, 1600 ईसा पूर्व में जब विघटन हुआ, जब सभ्यता समाप्त हो गई, तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण संस्कृतियां, जोड़वे, कायथा इत्यादि जैसी संस्कृतियां हैं, ये चलती रही लगातार। इसी के क्रम में हम लोग देखते हैं कि 1500, 1600, 1500 बीसी के आसपास ईरान की तरफ से, मध्य एशिया से आर्यंस का आना शुरू हुआ भारत में। और आर्यंस जब आए थे तो शुरुआत इसी सिंधु नदी के तलहटी में चारों तरफ से वो बसना शुरू किए, ठीक है। यही सप्त सिंधु प्रदेश में ही वो बसते चले गए। और जैसे जैसे ऋग वैदिक काल से हम लोग बढ़ेंगे, 1500 बीसी, 1200 बीसी, 1000 बीसी उत्तर वैदिक काल शुरू हो गया, तो ये जो है सो पश्चिम से पूर्व की ओर धीरे 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 बढ़ते जाएंगे, ठीक ना। उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना द्वार में इनका प्रवेश हुआ, आगे चल के ये सदा नीरा गंडक नदी तक आ जाएंगे, ठीक है। और यही देखिए, ये सारा क्षेत्र है, ये बितस्ता है, अस्किनी है, नदी को बोला जाता है बिपास है, पुरुषनी है, सतुद्री है, ये सब देखना पड़ेगा। आप बना लीजिएगा किस नदी को कुरमु कहा जाता है, कंबोज है, गंधार है, ठीक है। ये प्रदेश है, ये शेष भारत का क्षेत्र है, ठीक है। ये सरयू, ये कौशल का क्षेत्र, ये गंगा नदी है, ये सब पूरा दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। ये हड़प्पा का स्थल है, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। आलमगीर है, कालीबंगा, हड़प्पा, ये सब सारा, रोहड़ी को मोहनजोदड़ो है, बालाकोट, सोतका को है, ठीक है। ये 16 महाजनपद पढ़ेंगे, है ना। 16 महाजनपद ये जब हम लोग पढ़ लेंगे, ये वैदिक काल, उसके बाद 16 महाजनपद 600 ईसा पूर्व में ये भारत के विभिन्न भागों में महाजनपद काल की शुरुआत होगी, ठीक है। ये प्राचीन भारत का मैप, तो मैप के साथ आइए देखिए, वैदिक काल में हम लोग, वैदिक काल को हम लोग कैसे समझते, कुल जो लोगों का समुदाय होता था, कई लोगों का समुदाय, जैसे 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग मिलकर कुल होते थे। इन सभी कुलों को मिलाकर क्या बनता था, ग्राम बनता था, ठीक है। ग्राम बना और कई सारे ग्राम को मिला के, कई कुल को मिला के ग्राम बना, ठीक है। और कई सारे ग्राम को मिला के क्या बनता था, 20 बनता था, कैसे आज का विधानसभा होता है, ठीक है। कई ब्लॉक्स में कई सारे गांव होते हैं और कई 1-2 ब्लॉक्स को मिला के विधानसभा बनता है, तो 20 से विधानसभा, जैसा याद रखिएगा। 20 पहले कुल से ग्राम, ग्राम से 20 और 20 से होगा जन। जन मतलब समझिए कि आज का एक तरह से जन जो अनुमंडल हुआ आज का, ठीक है। तो कई 20 को मिला के आज का जो अनुमंडल है, कई ब्लॉक्स को मिला के बनता है। इसी तरह से इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जोड़ जोड़ कर आपको पढ़ना है, ठीक है। कई 20 को कई ब्लॉक्स को मिला के जो आज अनुमंडल बनता है, तो उस समय का जन अनुमंडल था, ठीक है। और कई सारे जन को मिला के क्या बनता है, जनपद बनता है, ठीक है। जैसे पटना जिला है, कई अनुमंडल है, दानापुर हुआ, पटना सदर हुआ, फिर उसके बाद में पालीगंज हुआ, ठीक है। तो कई सारे अनुमंडल को मिला के जिला बना, तो जनपद जो है उस समय का जिला जैसा होता था। आज भी उत्तर प्रदेश में हम लोग जिला को जनपद कहते हैं। और अब कई सारा जनपद मिला के महाजनपद का निर्माण होता था, ठीक है। जो 6ठी सदी ईसा पूर्व में ये हम लोग महाजनपदों का काल देखेंगे। और फिर कई महाजनपद को मिला के साम्राज्य का काल बनता था, देखेंगे। 4ठी सदी ईसा पूर्व, 5वीं सदी ईसा पूर्व में, है ना, मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ, ठीक ना। अजातशत्रु, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन के नेतृत्व में ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब आइए, ये जो प्रदेश है, ये हम लोग देखेंगे 6ठी सदी से पूर्व में महाजनपद का काल है, ठीक है। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा वैदिक काल को देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए, वैदिक काल, वैदिक सभ्यता जैसा कि आपको पता है कि 1500 बीसी से 600 बीसी का जो काल है, वैदिक सभ्यता का काल है, ठीक है। और इसमें हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, पूर्व वैदिक काल यानी ऋग वैदिक काल, ठीक है। ऋग वैदिक काल है 1500 बीसी से 1000 बीसी। ऋग वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी। उत्तर वैदिक काल हुआ 1000 बीसी से 600 बीसी, ठीक है। यह वैदिक सभ्यता हुआ, ठीक है। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, हमने इसको 2 भागों में क्या किया है, बांट दिया है। अब आइए, आर्यों का मूल निवास स्थान विद्वानों के अनुसार पूछ सकता है पीटी में कि मध्य एशिया का जो थ्योरी है कौन दिया था, ये मैक्स बुलर साहब दिए थे। क्या हुआ मध्य एशिया का मतलब, यानी कि आर्यन जो थे, आप जरा इधर देखेंगे, ये मैप है, इधर देखेंगे आप, आर्यंस का जो निवास स्थान है ये भारत का मैप हुआ, ये मध्य एशिया का हुआ, स्टेपीज घास का मैदान है, ठीक है ना। यूराल पर्वत के आसपास जो क्षेत्र है
स्टेपीज घास का मैदान है। और मैक्स मुलर साहब ने सिद्धांत दिया कि लंबे समय में कहीं कुछ हुआ होगा, बर्फबारी या पारिस्थितिकी परिवर्तन के कारण यहाँ से लोग छोड़ छोड़ के अलग अलग यूरोप में प्रवासित हुए, एशिया के विभिन्न भागों में प्रवासित हुए और यही ईरान में आए। और ईरान से आने के बाद में ईरान से इनका प्रवासन भारत में हुआ, तो इसलिए भारतीय आर्यंस को इंडो ईरानियंस आर्यंस कहा जाता है। ठीक है, तो मध्य एशिया से मैक्स मुलर का यह सिद्धांत है कि मध्य एशिया से। बाल गंगाधर तिलक का सिद्धांत था कि आर्कटिक से है। आर्कटिक क्या हुआ, ये हमारा जो नॉर्थ पोल हुआ ये आर्कटिक क्षेत्र हुआ। तो बाल गंगाधर साहब ने सिद्धांत दिया कि आर्यन जो थे वो आर्कटिक प्रदेश से थे। और दयानंद सरस्वती जो महोदय हैं, दयानंद सरस्वती जी का कहना था कि ये तिब्बत, ये चाइना का प्रदेश हुआ और ये हिमालय के ऊपर काराकोरम जो है, तो हिमालय के ऊपर में तिब्बत का पठार है, यही तिब्बत है। तो बाल गंगाधर तिलक महोदय का सिद्धांत था कि ये तिब्बत से आए। ठीक है, हालांकि मेन से पढ़ना ज्यादा नहीं, बस जानने के लिए इसको आप पढ़िए। ठीक है, तो मैक्स मुलर मध्य एशिया, बाल गंगाधर तिलक आर्कटिक, दयानंद सरस्वती तिब्बत। इसको इतना नहीं लेकिन देख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत क्या है भाई, बोगज कोई मृदभांड। ठीक है, याद रखिएगा 1400 बीसी में मध्य एशिया में बोगज को अभिलेख मिला है। इंद्र, वरुण, मित्र, नासत 4 देवताओं की चर्चा है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, साहित्य, वेद 4 वेद पता ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, उपनिषद 18, ये उपनिषद देख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा उपनिषद, वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। आगे चल के बताएंगे उपनिषद के बारे में, पुराण के बारे में। ठीक है, अब देखिए आर्यों की कुछ कॉमन चीज हम लोग देख लेते हैं। पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक, पूर्व वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। ठीक है, यानी ऋग वैदिक काल। पितृशतात्मक समाज है। ठीक है, पितृशतात्मक समाज यहाँ भी है, यहाँ भी है पितृशतात्मक समाज, यहाँ भी है। ठीक है, दोनों जगह पितृशतात्मक। हालांकि यहाँ पर ऋग वैदिक काल में महिलाओं की प्रधानता रहेगी, सभा समितियों में उनका प्रवेश रहेगा, महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा। लेकिन समाज पितृशतात्मक यहाँ भी है, उत्तर वैदिक में भी दोनों रहेगा। ठीक है, पशुपालन, यहाँ की कृषि व पशुपालन बहुत प्रमुख यहाँ की पेशा है। ये ऋग वैदिक काल में भी चलेगा और उत्तर वैदिक काल में भी चलेगा। ठीक है, पशुपालन, कृषि और पशुपालन ऋग वैदिक उत्तर दोनों। प्रकृति पूजा, ठीक है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल दोनों में चलेगा। कबीलाई जीवन है, ये भी चलेगा। जैसा कि आपको पता है कि ये जब जीवन था, ये जनजातीय प्रकार का जीवन था, कबीलाई जीवन था। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक लगातार विभिन्न संसाधनों की खोज में एक तरह से प्रवासित होते रहते और फिर धीरे धीरे यही चल के बड़ा आकार हुआ, कुल का निर्माण हुआ, कुल से हुआ, ग्राम के बाद विश्व हुआ, फिर जन हुआ, जन पर धीरे लंबे समय काल में 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 साल में लगभग 600 बीसी के आसपास आके यह व्यवस्था एक तरह से सम्मिलित हो गई। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली था, है ना। व्यापार करने वाले को पनी कहा जाता था, इंपॉर्टेंट है, पनी जो व्यापारी होते थे। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली था। ठीक है, जैसे कि आप ये सामान दीजिए, जैसे आर्यंस होते होंगे वो यहाँ के लोगों से यहाँ के जो कुछ घरेलू चीजें होती होंगी वो लेते होंगे, वो लोग घोड़ा देते होंगे या लोहा से बने हुए जो औजार थे वो आर्यंस देते होंगे। यहाँ के लोग और भी तरह तरह के जो अनाज होते होंगे, उत्पादन होते होंगे, दुधारू पशुएं थी, इस तरह का लेन देन का व्यापार होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, हालांकि निष्क और शतमान ये हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, ऋग वैदिक में नहीं। चलिए आइए, अग्नि पूजा होती थी, बलि प्रथा यहाँ थी ऋग वैदिक काल में, लेकिन कम है, उत्तर वैदिक में ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, विदत की यहाँ पर चर्चा है। ठीक है, सभा एवं समिति और विदत, ये 3 समझिए कि लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा जैसी संस्था। ठीक है, तो सभा समिति, सभा जो होता था वहां के जो गणमान्य और वरिष्ठ लोग थे उनकी एक ये होती थी, सदन थी। जैसे आज लोकसभा है या फिर राज्य में विधानसभा है, महिलाओं की भी इसमें प्रमुख भूमिका होती थी। समिति जैसे आज विधान परिषद और राज्यसभा है, कम महत्वपूर्ण लोगों की ये सभा थी। समिति तो विदत दूसरी प्रकार की। ठीक है, सभा समिति विदत, ये ऋग्वैदिक कालीन तीनों जो है सो ये इस प्रकार की प्रणाली थी। नीति बनाने का ये एक तरह से विचार विमर्श होता था और नीति बनाई जाती थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सभा समिति विदत उत्तर वैदिक काल में भी निरंतर रहेगी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा इसमें कमजोरी आएगी। ठीक ना, ये संस्था कमजोर पड़ेगा और राजतंत्र मॉडल विकसित होगा। ठीक ना, राजा स्पष्ट, ठीक है, होते थे, गुप्तचर को बुलाता था, गण है, गण के जो प्रधान होते थे गण बुलाता था, राजन राजा के प्रधान होते थे। वर्ण व्यवस्था यहाँ पर प्रचलित थी, ऋग्वेद में बताया गया है 10वें मंडल में, पुरुष सूक्त में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्णों के बारे में बताया गया। इसका आधार कर्म था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में कर्म रहेगा और उत्तर वैदिक काल में जन्म का आधार हो जाएगा। ठीक है, 10वें मंडल पुरुष सूक्त। ठीक है, ये अब देखिए आर्यों की भाषा जो थी संस्कृत भाषा थी, अच्छी तरह पता संस्कृत भाषा थी। इनकी संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी, बहुत अच्छी बात है, चूंकि गांव में ही रहते थे। विदुषी महिलाएं, अपाला घोषा सिक्ता विश्वरा, ऋग्वेद में चर्चा आई है अपाला घोषा सिक्ता विश्वरा के बारे में। ठीक है, बाल विवाह
वह पर्दा प्रथा नहीं थी। ऋग वैदिक काल में बाल विवाह पर्दा प्रथा नहीं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे इसकी शुरुआत होगी। ठीक है, सोमरस पेय पदार्थ, ठीक है, देख लेना है। इंद्र युद्ध और वर्षा के देवता है। घोड़ा इनका प्रिय पशु रहेगा, है ना, प्रिय पशु है घोड़ा। और ग्रामीणी कहा जाता था, गांव के जो प्रधान, जैसे अभी मुखिया जी होते हैं तो वहां के मुखिया जी ग्रामीणी होते थे, और विधानसभा विधायक जी जो होते हैं हमारे, तो उनके जो विधान जो 20 के प्रधान को 20पति कहा जाता। ठीक है, दशराग युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में चर्चा है, जो सुदास व अन्य लोगों के बीच हुआ 7वें मंडल में, ऋग्वेद में रावी नदी के किनारे हुआ, इसकी चर्चा है। ठीक है, अब ये थोड़ा उत्तर वैदिक काल देखते हैं। 1000 बीसी से 600 बीसी उत्तर वैदिक काल का काल है। इस समय लोहे की खोज आपको पता है 1000 बीसी के आसपास हो गई है। लोहा को श्यामयस बोला जाता था, तांबा को लोहितयस बोला जाता था, और लोहे की खोज ने पूरे इतिहास में एक क्रांति का स्वरूप दिया। ठीक है, पहले तो लोहे का प्रयोग होता था पहियों बनाने में, चाक बनाने में, तलवार बनाने में, यानी कि शस्त्र बनाने में किया जाता। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन व विकास हुआ, उसी तरह से लोहे के कुल्हाड़ी व बड़े बड़े हथियार औजार बना के जंगलों की सफाई की जाने लगी, हल से जुताई की जाने लगी, तो कृषि कार्य होना शुरू हो गया, जमीन का समतलीकरण होना शुरू हो गया, रोपण कृषि की शुरुआत हुई, तो एकदम क्रांति आ जाएगी। और यही क्रांति 6ठी सदी ईसा पूर्व में आएगी तो महाजनपद का निर्माण होगा। ठीक है, और अब देखिए सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी का, पवित्र नदी सरस्वती है। वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है भाई? सरस्वती इंपॉर्टेंट है। श्यामयस लोहा बता दिए, लोहित तांबा इंपॉर्टेंट, पवित्र नदी सरस्वती इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा उल्लेख सर्वाधिक बार सिंधु नदी का हुआ है, देख लेना है। वर्ण व्यवस्था अब जन्म आधारित हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, यहाँ कर्म आधारित रहेगा, ऋग्वैदिक में यहाँ जन्म आधारित हो जाएगा। ठीक है, गोत्र का प्रश्न हो गया, जटिलताएं आएंगी, कर्मकांड ज्यादा बढ़ जाएंगी, आश्रम व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ आ जाएगा, है ना। ब्राह्मण आश्रम व्यवस्था, ये तो वर्ण व्यवस्था हो, आश्रम व्यवस्था हो जाएगा। ठीक ना, 4 आश्रम में मनुष्य के पूरे जीवन को 25, 50, 75, 100 साल में करके विभक्त किया जाएगा। दहेज प्रथा की शुरुआत हो जाएगी, पर्दा प्रथा की शुरुआत हो जाएगी, यहाँ जो कि ऋग्वैदिक काल में नहीं थी, यहाँ शुरू हो जाएगी। प्रमुख व्यवसाय हो जाएगा यहाँ पर कृषि पशुपालन, ये ऋग्वैदिक में भी रहेगा। निष्क शतमान 5वीं 6ठी सदी ईसा पूर्व में मुद्रा आ जाएगी, निष्क शतमान मुद्रा है। ठीक है, सांख्य दर्शन, दर्शन की शुरुआत होगी। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक बन जाते हैं, सबसे प्राचीन दर्शन है। सत्यमेव जयते उपनिषद से, मुंडकोपनिषद में लिया गया, पूछा जाता है बार बार सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से। गायत्री मंत्र कहां किस मंडल में है, तो 9वें मंडल में है, सावित्री देवी को समर्पित, यानी सूर्य को समर्पित है गायत्री मंत्र। ठीक है, बलि कर्मकांड हो ही क्या बता ही नहीं, सतपथ ब्राह्मण ये अथर्ववेद से संबंधित है, बिहार की चर्चा मिली है। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद, ठीक है, इसमें बिहार की चर्चा देख लीजिएगा। प्रजापति अब वैदिक काल के प्रमुख देवता हो गए, सप्त सिंधु क्षेत्र में इनका निवास हुआ था। तो एक बार चीजों को अच्छे से देख लीजिए समग्रता से। इस तरह से आप, बस मैं केवल एक मॉडल बताया हूं, आपको अपना नोट सेल्फ बनाना है, ये नहीं कि मैं जो बता दिया इसी पर आप अपना नोट्स बना लें, ऐसी बात नहीं है। मैं और भी वैदिक काल के बारे में और सिस्टमैटिक तरीके से बताऊंगा। पूर्व वैदिक काल का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, वैश्विक अलग अलग। उत्तर वैदिक काल का भी मैं बताऊंगा और तुलना करूंगा, लेकिन समय की कमी के कारण और ऑनलाइन क्लासेस के कारण थोड़ी जल्दबाजी करनी होती है और चीजों को लिखना पड़ता है। बोर्ड भी है, छोटा बोर्ड होने के कारण चीजों को सिस्टमैटिक नहीं किया जा सकता है, समय की भी कमी है, तो आप समझेंगे चीजों को, आप सिस्टमैटिक तरीका से नोट्स बनाइए। ठीक है, आइए, ये सब कुछ नदियां थी, ठीक ना, आज भी ये नदियां हैं। सतुद्री को बोला जाता था, सतलज को उस समय सतुद्री बोला जाता था, जो पूछा जा सकता है। रावी को बोला जाता था क्या, परुष्णी। ठीक है, चिनाब को बोला जाता था आस्किनी, झेलम को बोला जाता था वितस्ता, व्यास को बोला जाता था विपाशा, गंडक को बोला था सदानीरा। बहुत इंपॉर्टेंट है गंडक, बिहार की, चूंकि बिहार में है तो ये गंडक पूछा जा सकता है। गंडक को क्या, सदानीरा। व्यास को बोला जाता था विपाशा, झेलम को बोला जाता था वितस्ता, चिनाब को बोला जाता था अश्किनी, रावी को बोला जाता था परुष्णी, सतलज को बोला जाता था सतुद्री। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें उत्तर वैदिक काल संबंधित है। यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद। पूर्व दिशा के जो राजा होते थे उनको सम्राट बोला जाता था, जैसे हमारे जो बिहार इधर वाले जो इस पूर्व दिशा वाले राजा को सम्राट बोला जाएगा। ठीक है, दक्षिण के जो राजा होते थे उनको भोज बोला जाता था। ये जो दक्षिण साउथ इंडिया सदर्न विंध्याचल पर्वत के नीचे का जो क्षेत्र हुआ वो हुआ उनको भोज। मध्य के राजा को राजा, जो विंध्याचल वाला पट्टी हुआ, मध्य के राजा को राजा बोला जाता था। पूरब बोला था दुर्गपति को, जो दुर्ग की रखवाली करते थे उनको पूरब कहा जाता था। अस्पष्ट जो गुप्तचर होते थे, ठीक है, गुप्तचर समझते हैं ना, आईबी है, रॉ, उसी तरह से उस समय गुप्तचर हुआ करता था, जो देखता था कोई विद्रोही नहीं है, कहीं कोई उत्पात नहीं करे। ब्राजपति होता था, गोचर भूमि का अधिकारी होता था, गाय वाय
है ना, जो भूमि होती थी, जो संसाधन, तो उसके अधिकारी होते थे। उग्र, आपराधिक को पकड़ने वाला पुलिस, आज का पुलिस उस समय का उग्र था। वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार का वर्ण था, ठीक है। अब इसी साथ साथ 6ठी सदी हम लोग देखते हैं। 6ठी सदी में हमारे यहाँ जो महाजनपद का उदय हुआ, यही महाजनपद है, ठीक है। आइए देख लीजिए, जल्दी से इसको देख लेते हैं हम लोग हैं। 16 महाजनपदों का उदय हुआ, ठीक है। 16 महाजनपदों में आगे चल के देखेंगे कि बिहार का जो ये महाजनपद मगध है, इसी के नेतृत्व में ये मगध का इस प्रकार का विस्तार होगा कि पूरे भारत में ये छाएगा और आने वाले समय में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होगा, हम लोग देखेंगे। और मगध के बाद में फिर मौर्य साम्राज्य का स्थापना होगी। तो बिहार में कौन कौन था? मगध था, राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी है, एक वज्जी संघ था, वैशाली इसकी राजधानी थी, एक गणतंत्र था, विश्व की प्रथम गणतंत्र है, देखना है इसको। अंग चंपा, ठीक है, आधुनिक भागलपुर में है, ठीक है, अंग चंपा ये हो गया, ठीक है। अब ये काशी की राजधानी, ये उत्तर प्रदेश में काशी, वाराणसी हो गया। वत्स इलाहाबाद के आसपास है, कौशाम्बी हो गया इसकी राजधानी। कौशल, अयोध्या, श्रावस्ती राजधानी है। मल, कुशावती राजधानी इसकी है, ठीक है। यहाँ दिल्ली में कुरु इंद्रप्रस्थ है, ठीक है, इसकी राजधानी है। चेदी में भी है, ठीक है, चेदी शक्तिमती इसकी राजधानी है। चलिए आइए, अवंती है, इधर मध्य प्रदेश में है। उज्जैन, महिष्मती इसकी राजधानी है, ठीक है। सूरसेन, ये मथुरा, ठीक है। कंबोज, फाटक, ठीक है। पांचाल है, अहिछत्र। चलिए आइए, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हो गया। असमक, पोटना पोटली इसकी राजधानी है, ठीक है। ये मोटा मोटी आपको 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो राजधानी पूछा जाता है मुख्य रूप से, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक ना। ये थोड़ा सा मत्स्य, ये राजस्थान में है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर है, ठीक है। और ये आधुनिक पाकिस्तान में है अभी, गांधार, तक्षशिला, सबसे विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला में, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ठीक है। बस केवल इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, राजधानी पूछा जा सकता है, वो भी बिहार के संबंधित, ये देख लीजिएगा आपको ठीक से। और इस तरह से मैं फिर से वैदिक का अगले सीरीज में आऊंगा। अभी मैं बस आपको मोटा मोटी जानकारी देने के लिए ये वैदिक के बारे में बताया हूँ, ठीक है। बस बाकी आप मेहनत कीजिए, कोई आपको महान नहीं बना सकता है, बुद्धिमान नहीं बना सकता है, पढ़ना आपको खुद होगा। मैं केवल आपको रास्ता दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक ही आपका माता पिता, माई बाप, मालिक सब कुछ है। क्वेश्चन बैंक नहीं देखेंगे तो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसी में गोता लगाते रहेंगे। तो क्वेश्चन बैंक देखिए, जो पूछा जाता है उसी को पढ़ना है, ठीक है। चलिए मैं फिर अगली बार आऊंगा, अगले सीरीज में फिर मैं कोशिश करूंगा कि वैदिक कला आपको और एक एक चैप्टर में 2-2, 3-3 तरीके से और बार बार बताऊं। आने वाले समय में हम लोग जब कोशिश कर रहे हैं वीडियो बनाने का, अभी फिलहाल मैं आपको एक ट्रायल दे रहा हूं, दिखा रहा हूं। और भी वीडियो बनाएंगे हम लोग वैदिक काल के बारे में, तो आपको मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा 2, 3, 4, 5, 6 प्रकार से साइंटिफिक तरीके से क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना। आइए, नमस्ते सबको, है ना। अपदीपो भवा।